हेलो एंड वेलकम टू क्रॉस कनेक्शन। मेरा नाम कामरान चौधरी है और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इलेक्शन नॉट सिलेक्शन। सन 2023 में वतन अजीज में जनरल इलेक्शंस का आगाज हुआ जाएगा, लेकिन अभी से इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई है और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड्स which has been going rounds in community sessions and discussions, वो ये कि हमें हमारा जमहूरी हक दिया जाए टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स इन असेंबलीज इन पार्लियामेंट। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे एस्टीम गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव विद अस सैमसन सलामत साहब, हु इज द चेयरमैन ऑफ रवादारी तहरीक। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इनके साथ मौजूद हैं अकमल भट्टी साहब, जो कि चेयरमैन हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है माइनॉरिटीज अलायंस ऑफ पाकिस्तान। एंड अकमल साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फाइन, शुक्रिया। थैंक यू कामरान भाई, शुक्रिया। Thank you so much for joining us today for this deeply important issue which has been concerning our minorities. सैमसन साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। रिसेंटली आपने माल रोड पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। सो आप हमारे व्यूअर्स को काइंडली बताइएगा कि व्हाट इज द इशू, ये सारी बहस है क्या? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो क्रॉस कनेक्शन का कामरान आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने शो में हमें लिया है और हमारा मौजू जो है वो बहुत अहम है। मैं सियासत पर यकीन रखता हूँ और इस वक्त जो दुनिया भर में जो बेहतरीन सियासी निज़ाम समझा जाता है वो जमहूरियत है। और जमहूरियत कुछ बुनियादी उसूलों के गिर्द घूमती है और उसमें जो बहुत अहम और फंडामेंटल बात समझने की ये है कि जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुक्मरानी के। अवाम यानी लोग फैसला करेंगे और फैसला करने का तरीक़ाकार जो है वो वोट होता है। पाकिस्तान में भी पार्लिमानी जमहूरियत राइज है, जिसके ज़रिए से हम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो हल्का बंदियां हैं उसके ज़रिए से हम तमाम पाकिस्तानी जो वोट डालने के अहल हैं वो वोट डालते हैं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। 1985 से लेकर 2002 तक पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट राइज था, जिसके तहत मुसलमान अपने यानी अक्सरियत अपने कैंडिडेट्स को वोट डालती थी और अकलियत अपने कैंडिडेट्स को वोट डालती थी। इसके बाद 2002 में जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया, जिसको मैं ज़ाती तौर पर अप्रिशिएट करता हूँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमने ये जो मजहब की बुनियाद पर खलीज है, तासुब है, इम्तियाजी सलूक है, इसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है तो मखलूत इंतखाबात एक अच्छी काविश है, क्योंकि इसके जरिए से सियासी तौर पर हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जो सोशल जस्टिस का एक फार्मूला है, इसके तहत जो हकूक से महरूम तबकात हैं उनको मखसूस नशिस्तें दी गई, खास तौर पर खवातीन को और अकलियतों को। लेकिन यहाँ आके एक मसला जो है वो रखा गया कि जो इन मखसूस नशिस्तों को फिल करने का तरीका है वो इंतहाई गैर जानबदार, गैर जमहूरी, गैर मुनसिफाना और इसमें कोई मेरिट हमें जो है वो नजर नहीं आता। यानी अकलियतों को मखसूस नशिस्तें तो देती हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में, लेकिन उन मखसूस नशिस्तों को अपनी मर्जी से नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार अकलियत को नहीं दिया गया। वो इख्तियार सियासी जमातों ने या सियासी अशराफिया ने अपने पास रख लिया है, जो हम समझते हैं कि वो अकलियतों के सियासी हकूक की सरासर नफी और खिलाफ वर्जी है। या तो आप सीटें दे ही ना, सीटें बिल्कुल जो मजहब की बुनियाद पर आपने दी हैं वो खत्म कर दे, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते उन लोगों के बारे में जिनको हमने अपने वोट से मुंतखब किया कि कोई हमें ये कहे कि वो हमारा नुमाइंदा है, क्योंकि एक आपने निशाना हमारे लिए जो है वो क्रिएट किया है। हम जो दूसरे एमएनए और एमपीएस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपके तो अपने अकलियत के एमएनए एमपीएस हैं, आप उनके पास जाए। हालांकि उनको अकलियत के एक भी शख्स ने वोट देकर मुंतखब नहीं किया। वो मुझे बता दें अगर उन्होंने एक भी वोट लिया हो।
उनको एक सियासी जमात ने अपने तरीके कार के मुताबिक सिलेक्ट किया है, तो हम समझते हैं कि वो अकलियतों के नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि मेरा नुमाइंदा वो होगा जिसको मैं वोट दूंगा। ये जमहूरियत मुझे हक देती है। बहुत बेहतर सैमसन साहब, थैंक यू। अकमल साहब, योर टेक ऑन दिस, डू यू एग्री विद द रिकमेंडेशंस प्रपोज्ड बाय सैमसन साहब? आप एग्री करते हैं इनसे? जी बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी डुअल वोट की बात करते हैं कि डबल वोट हमें दिया जाए और उसके साथ जो हमारी मखसूस सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, इनकी आबादी के तनासब से इसमें इजाफा किया जाए और इनकी डीलिमिटेशन कर दी जाए, हल्का बंदियाँ कर दी जाएँ, ताकि यहाँ पे हम अपने नुमाइंदों को खुद मुंतखब करके ले आएँ और स्ट्रीम लाइन में भी रहें, ताकि जब हम लेजिस्लेशन में जाते हैं तो अगर बिल्कुल हमारी जुदागाना इलेक्शन हो जाए तो फिर हम 3-4 सीटों से जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सेग्रीगेशन होगी, वो हमें क्या फ़ायदा दे सकती है। तो बिल्कुल हम डुअल वोट की बात करते हैं, क्योंकि यही एक डेमोक्रेटिक वे है कि जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, बल्कि माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान तो ये समझती है कि ना सिर्फ अक़लियतों की, बल्कि जो 33% वुमेन की नुमाइंदगी है मखसूस नशिस्तें, वहाँ पे भी इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि सोसाइटी को सिखाया जा सके कि वो मतलब उन्होंने इलेक्ट होके ख़वातीन को भी वोट डालने की लोगों को आदत पड़े, और ताकि जो है इस मुल्क में जो जो आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को देखते हैं तो उसमें द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी फुली ऑब्जर्व्ड, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए कि उनको मुकम्मल तौर पे, तो यही हमारा मुतालबा रहा है कि हमें डुअल वोट दिया जाए। थैंक यू सो मच अकमल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। आपने हल्का बंदियों का जिक्र किया और रिलीजियस सेग्रीगेशन का। क्या हल्का बंदियां होने से, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने थे इन माइनॉरिटी पॉपुलेशन एरियाज, क्या रिलीजियस सेग्रीगेशन बढ़ेगी नहीं? देखें, ये जो आर्टिकल 51 है उसकी क्लास सी और ई, ये दो डील करते हैं, और इसमें एक बात याद रखिए, हिस्टोरिकली दो तरमीम ने हमारा बहुत नुकसान किया। एक 8वीं तरमीम जो ज़िया के दौर में आई, जिससे हमें जुदागाना इलेक्शन दिए गए, और ये याद रखिए कि जुदागाना इलेक्शन को कौम बड़ी भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर चुकी है उस शक्ल ये में। जी, जी। और इसमें अब ज्यादती ये थी कि एक एमएनए के लिए पूरा पाकिस्तान हल्का और एक एमपी के लिए पूरा सूबा हल्का, जो कि ज्यादती है, और जिससे वो जो अमीर लोग थे वही इलेक्शन लड़ते थे और वही बार बार इलेक्ट होके आ जाते थे जुदागना इलेक्शन की बात। इसके बाद एक और जी, डिक्टेटर, ये भी डिक्टेटर का दिया हुआ निजाम था, दूसरा एक जनरल मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप, जिसमें 18वीं तरमीम, 8 और 18वीं तरमीम में हमारे पास ये जो है जॉइंट इलेक्टोरेट जो है बहाल हो गए, और इसमें एक ज्यादती हमारे साथ कहीं हुई कि 207 थी कौमी असेंबली की नशिस्तें। जब मुशर्रफ साहब ने अमेंडमेंट की आइन में और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, तो 342 इसकी जो स्ट्रेंथ कर दी गई नेशनल असेंबली की, लेकिन माइनॉरिटी की जो सीटें हैं उनमें इजाफा नहीं किया गया था। हमने बार बार कहा कि ये हमारी भी आबादी में इजाफा हुआ, हमारी 10 सीटें वो जो पहले की मौजूद हैं, ज़िया के दौर की जो 8वीं तरमीम के तहत मिली थी, वो क्यों, उसमें क्यों नहीं इजाफा किया गया? और माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान वो वाहिद पार्टी है मुल्क में, जब इमरान खान ने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया था, हमने इस्लामाबाद में उसी दिन प्रोटेस्ट किया था कि आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो नए पाकिस्तान में हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएं, और इन इलेक्टोरल रिफॉर्म में दो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं, जिनमें प्रेसिडेंट का नॉन मुस्लिम पे पाबंदी होना और जो वजीर आजम पे जो गैर मुस्लिम ना बनने पे पाबंदी होना, ये भी खत्म किए जाए। ये हमारी इलेक्टोरल जी, रिफॉर्म्स का जी। हिस्सा है कि इसको आप खत्म करें, सदर बनने पर भी पाबंदी खत्म करें, ताकि हम बराबर की शहरी आर्टिकल 25 के तहत करार दिए जाए वजीर आजम पे भी, और साथ हमारी कौमी और असेंबली की नशिस्तों में इजाफा हो। और मैं समझता हूँ सेग्रीगेशन इसमें रिलीजियस नहीं होगी, आपके सवाल की जानिब आता हूँ उसमें। अब एक आदमी, जब हमारी सीटें, हम चाहते हैं डुअल वोट हो, तो हम ये नहीं चाहते कि साथ उस पूरे पाकिस्तान से फिर वही निजाम हो, एक एमएनए पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े, नहीं। इस तरह मुल्क में बाकी लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आबादी के तनासब से, वोटर की स्ट्रेंथ की आबादी के तनासब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाए, ताकि हम अपने बंदे वहां पे इलेक्ट करवाएं, उनको स्टैंड करें, लोग उनको वोट दें, और हम भी अच्छे तरीके से मजा ले सकें इंतखाबात का। चलें, बेहतर हो गया, बहुत शुक्रिया। सैमसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या आप एग्री करते हैं डुअल वोटिंग के प्रपोजल को?
मुझे नहीं पता मैं इसको डुअल वोट कहूं या क्या कहूं, लेकिन उसूली तौर पर कामरान, मैं एक ऐसी जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जिसमें जहां पर रियासत के निज़ाम में मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत का ढांचा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का आइन मजहबी है, पाकिस्तान का सारा रियासत का ढांचा जो है वो अकलियत और अक्सरियत की बुनियाद पर यानी मजहब की बुनियाद पर शहरियों में इम्तियाज रखता है, इम्तियाजात मौजूद हैं। इसलिए जो है ये प्रोविजन जो है वो रखी जाती है मखसूस नशिस्तों की, जो हम समझते हैं कि सोशल जस्टिस के फार्मूले के तहत किसी भी कमजोर कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए जरूरी है, जिसके तहत ये सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। जमहूरी तौर पर तो अगर ना भी हो तो ठीक है, लेकिन अकलियतों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनरल इलेक्शंस के लिए बनी हुई है वहां पर जिस तरीके से इलेक्शन होता है मखलूत की बुनियाद पर, वो होता रहे। और ये बात मेरी जो है वो काफी हद तक जो है वो अकमल भट्टी साहब की गुफ्तगू के साथ जा मिलती है। मैंने ये प्रपोज दिया है और हमने ये डिस्कशन जो है वो अभी देखिए, ये जो हमने प्रोटेस्ट, इससे पहले भी दोस्त जो है वो इस पे काम कर रहे थे और जो कर रहे थे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और करते रहेंगे। ये काम हमें सबको मिलजुल कर करना है। रवादारी तहरीक ने जब ये देखा कि ये जबरी तब्दीली मजहब के मामले पर और दीगर मामलात पर बार बार अकलियतों के लिए जो लेजिस्लेशन की बात आती है वहां पर रिजेक्शन होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो नुमाइंदे इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे वो अकलियतों की सही तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर हमने दुरुस्त नुमाइंदगी लेनी है अकलियतों की, तो फिर आप हमारे पास एक डिवीजन जो है वो मौजूद है ऑलरेडी हमारे रियासत के सेटअप में है, वो है डिवीजन की बुनियाद पर। तो ठीक है। एक एक जो है वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और इस पे डिबेट होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं कि ये कोई हतमी बात नहीं है, हम सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए और एक फार्मूला जो है वो लेकर आना चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जेड़ा मैं फार्मूला कह रहे हैं वो ही सही। मुझे ये लगता है कि जो डिवीजन है उसकी बुनियाद पर जो है वो तक, मसलन फर्ज किया जो लाहौर से एक कैंडिडेट खड़ा होता है उसको कोयटा के लोग नहीं जानते, क्रिश्चियन जी। कम्युनिटी हो या दीगर अकलियतों की बात हो। लेकिन अगर वो इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स हमारे माइनॉरिटीज के कोयटा की डिवीजन में लड़ेंगे, तो कोयटा की डिवीजन में रहने वाले माइनॉरिटीज के लोग डेफिनेटली उनको जो है वो जानते हो। उनको दूसरा मैंडेट ये बिल्कुल। इजी होगी, लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी होगी। मसलन एक हमारी एमएनए जो है वो कोयटा से जो है वो 3 मरतबा मुंतखब हुई है, ठीक है। वो कोयटा के लोगों को तो एक्सेसिबल हो सकती है, लेकिन वो थरपारकर के लोगों को एक्सेसिबल नहीं। तो मुंतखब नहीं मेरी हुई, ये सिलेक्ट बात हुई। है, वहां पे प्रॉपर वर्ड सिलेक्ट हुई, मुंतखब नहीं सिलेक्ट हुई। हुई, सिलेक्ट हुई। मुझे प्रॉपर इसके वर्ड। अलावा इसके अलावा इस निजाम के अंदर एक और बहुत बड़ी जो है वो कबाहत है, और वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। वो ये कि इस निजाम ने हमारे नौजवानों की सियासत में शमूलियत और शिरकत को बांझपन का शिकार कर दिया है। हमारा ये नौजवान सोचता है कि यार तीन तीन दफा तो लोग पहले ही जो है वो सिलेक्ट होके पार्टियां उनको सिलेक्ट करके बिठा देती हैं, तो जब हमारी बारी नहीं आनी, हमें चांस ही नहीं मिलना आगे आने का, क्योंकि वो चांस जो है वो मशरूत है पॉलिटिकल पार्टियों की सिलेक्शन पर। और जो लोग ऑलरेडी जो है वो बैठे हुए हैं सियासी जमातों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो लॉबिंग करते हैं, वो पैसा चलाते हैं, वो जो जो कुछ भी करते हैं उसकी वजह से हमारे नौजवान जिनको पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए उनका दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है। जो चोर दरवाजे से, जो चापलूसी से पैसा खर्च करके, पार्टियों की चापलूसी करके जो लोग आगे आ जाते हैं, उनको 3 3 4 4 मरतबा हो गया, उनकी वजह से हमारे नौजवान जो है उनका रास्ता रुका हुआ है। इसलिए हमारा नौजवान जो है उसकी सियासत में अदम दिलचस्पी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको सियासत का तजर्बा नहीं हो रहा, उसको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं हो रहा। तो ये सारी कबाहतें जो है वो इस निजाम की वजह से है। आखिरी बात सिर्फ ये कि मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान को हल्का बंदियों में डिवाइड करके
जो अक़लियतों के लिए मैं तो बल्कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, इकबाल भट्टी ने इसका ज़िक्र किया है, मैं तो समझता हूँ कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो भी डायरेक्ट वोट से फिल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, नोटेड, बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट जिस पर हम सब लोग मुत्तफिक हैं वो है सीट्स के तादाद बढ़ाने का। सिंस 1985 नेशनल असेंबली में 10 सीट्स हैं और वो आज तक ऐसे की ऐसे ही हैं, और पाकिस्तान दुनिया का 5वां मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। अकमल साहब, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? सीट्स क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो है मिनॉरिटी की तादाद को जब वहाँ पे लोग इसको अपनी खारजा पॉलिसी से के साथ जोड़ते हैं, तो फिर उनमें हमारी मर्दमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार भी मुतासर होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमने जमहूरियत को ऑब्ज़र्व करना है इलेक्शन, तो सबसे पहले तो हमारा ये मुतालबा बनता है कि हमारी जो अगस्त में मर्दमशुमारी शुरू होने वाली है, प्रॉपर उसमें हमारी जो मर्दमशुमारी की जाए, दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार बगैर किसी छेड़-छाड़ के हमें बताए जाएँ, और फिर उसके मुताबिक जो है हमें हमारी सीटों में इज़ाफ़ा किया जाए, और फिर उसके मुताबिक जो है जिस तरह हमने कहा हल्का बंदी, क्योंकि देखिए एक फ़ॉर्मूला है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो 2018 के इलेक्शन हुए, उसमें तकरीबन पौने 4 लाख, 3 लाख कोई 70,000 पे एक एमएनए की नशिस्त है, और तकरीबन 2.5 लाख 2,50,000 पे एक एमपीए की नशिस्त बनती है। अब अगर हमारी पंजाब में 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 36.5 लाख वोट हैं अक़लियतों के। तो अभी जब मर्दमशुमारी होगी, दोबारा उसकी वो वोट बनेगी, तो उसके मुताबिक इस फ़ॉर्मूले में, क्योंकि आइन के प्रीएम्बल में लिखा है कि जो पसमानदा तबकात हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े हुकूमत को, तो करना चाहिए। तो अगर हमें पौने 4 लाख की बजाय 2.5 लाख पे एक एमएनए की नशिस्त दे दी जाए और 2 लाख पे दे दी जाए एक एमपीए की, तो इस फ़ॉर्मूला बना के उन उन वोटों की तादाद के हिसाब से इलाकों से हल्का बंदी कर दी जाए, ताकि हमारे लोग जो इलेक्ट होके इस तरह आसानी से आ सके। तो मैं चलें, समझता हूँ कि बेहतर ये हो। बेहद ज़रूरी है इन चीज़ों पे, और टेक्निकली तरीके से, और अभी वक़्त तो कम है 2023 के इलेक्शन में, लेकिन अभी हुकूमत अगर हम प्रेशराइज़ करें, हुकूमत जिस तरह अफ़सोस होता है कि इस असेंबली में जब ये वोटिंग मशीन लेके आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक, तो जब इन्होंने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, तो हमारा तो इशू इनके एजेंडे पे था ही नहीं, तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे आईनी अमेंडमेंट का बिल पेश किया जाए और हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तमाम कौम का मुतालबा है, उसको मन-वन तस्लीम किया जाए। चलें सर, पॉइंट टेकन। सैमसन साहब, आपने फोर्स कन्वर्जन्स का जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में, वो इन इश्यूज पर, जो इनको सेंसिटिव इश्यूज कहा जाता है, तकफीर का कानून हो या फोर्स कन्वर्जन्स, इन इश्यूज पर बात क्यों नहीं की जाती? मुझे पहली बात मैं कामरान ये कहना चाहता हूँ कि किसी की ज़ात के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। हमारी किसी की ज़ात से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम के साथ है। और जो लोग पहले पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे या मौजूदा पार्लियामेंट में हैं, उनको हमारी बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको हमारी बात समझनी चाहिए। देखिए, जब आप लोगों का वोट, अपने लोगों का वोट लेकर जाते हैं, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इतने लाख लोगों का वोट लेकर मैं नुमाइंदा बन के आया हूँ। आप किसी की आँख में आँख डालकर बात कर सकते हैं, यू हैव द कॉन्फिडेंस। दूसरी जो बात होती है वो ये आपको ये भी होता है कि यार आज मुझे लोगों ने इलेक्ट किया है, अगर अगली दफा मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं, तो फिर मुझे लोगों के पास जाना है और लोग मुझे सवाल करें। तो आपको पता होता है कि अगर मैंने अपने लोगों के इश्यूज पर बात ना की, तो लोग मुझसे सवाल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर पार्टी जो है वो हर इश्यू के ऊपर अपना एक मौकफ रखती है और पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक पोजीशन होती है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना होता है, और जिस पार्टी की सिलेक्शन या खरायती सीट पर आप आते हैं, फिर जो खरायती सीट होती है उसको हर हाल में पार्टी लाइन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो पार्टी सिलेक्शन के जरिए माइनॉरिटी की सीट्स पर लोग मौजूद हैं, उनकी मजबूरी है। मैं अगर ऐसा कह दूं कि किसी ना किसी तरीके से उनके मुंह जो है वो सियासी जमातों ने बंद किए हुए हैं और वो बोलने से कासिर हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम समझते हैं
कि जबरी तब्दीली मजहब का मामला हो या ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूज की बात हो या जिस तरीके से अकलियतों के खिलाफ परसिक्यूशन के वाकयात होते हैं उन पे बात करने का मामला हो, उसके लिए जरूरी है कि जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्ट होकर आए और उन कम्युनिटी को उन पर कॉन्फिडेंस हो और कम्युनिटी पर उनका जो है वो कॉन्फिडेंस हो। लेकिन मसला ये है कि वो जब उनके पास लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा है और मैंने खुद भी सुना, वो कहते हैं जी तुसा केड़ा सानू वोट दिता है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ वोट नाल ऐसा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। जी सर, point taken, noted. Akmal Saab, you carry a heavy legacy of the legendary Shahbaz Bhatti. और भट्टी साहब भी सब इसी तरह आए थे, अगर हम कहें कि सिलेक्ट होकर ही आए थे, इसी निज़ाम के थ्रू ही आए थे और सब लोग उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी डे जो कि 11 अगस्त को मनाया जाता है, कोटे की अगर हम बात करें और सेनेट में सीट्स की बात करें, तो ये सब ऑफ कोर्स शहबाज भट्टी साहब को क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो उनके प्रेडिसेसर्स थे और जो डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए आए थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि किसी को याद भी है कि वो उन्होंने क्या किया था कम्युनिटी के लिए? व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्योंकि भट्टी साहब तो इसी सिस्टम के थ्रू आए थे। देखिए, बात ये है सबसे पहले तो आपने सही कहा उनकी जो जितनी भी खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा सकता है। ये इंसान की अपनी एबिलिटी की बात होती है। इसमें फ़ोरम मैटर ज़रूर करता है लेकिन इंसान के अंदर अगर कोई कौम के साथ हमदर्दी है तो वो कहीं भी परफ़ॉर्मेंस कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमें इस इश्यू को कारकर्दगी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हम बिल्कुल इसको जमहूरी तरीके से देखें। ये मेरा अक़लियतें जो हैं मैं हमारा जमहूरी हक है कि हम अपने नुमाइंदे को वोट की ताकत से लेके आएँ। उसमें किसी की परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा है या किसी की कम, ये मैटर नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक वे से जो लेके आएँ। और मैं एक बात आपको बड़े आज बताना चाहता हूँ वसूख के साथ कि शहबाज भट्टी जब पार्लियामेंट में थे, तो 1 साल बाद ही उन्होंने वो सोचते थे कि नहीं हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे और आइन में अमेंडमेंट लेके आएँगे। लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें शहीद कर दिया गया, वरना वो अपने दौरे हुकूमत में ही शायद आइन में अमेंडमेंट करते और इस निज़ाम को बदल देते। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पार्टी के लोगों के साथ जो सीनियर्स। नोटेड। सैमसन साहब, आप इस आर्गुमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू कामरान। पहले तो मैं शहबाज भट्टी साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज भट्टी के एक ही था, हर कोई शहबाज भट्टी नहीं हो सकता। जो आपका सवाल है, मेरा ये ख्याल है कि हमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर हम ये डिबेट आगे लेकर जाएंगे तो शायद ये कोई गैर मुनासिब बात हो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो वेरी करेगी। कुछ लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत आके भी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने जो है वो सिलेक्शन सिस्टम के तहत भी हो सकता है आके अच्छा परफॉर्म किया हो। लिहाजा इस बुनियाद पर हमें इसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए। मुझे और हम सबको जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है उसकी बुनियाद पर आगे लेकर जाना चाहिए। और वो क्या है? डेमोक्रेटिक राइट, जैसे हमने पहले कहा है कि डेमोक्रेसी हमें ये राइट देती है कि अगर एक कम्युनिटी के वोटर्स के नाम पर कुछ सीटें मखसूस की गई हैं, तो उन मखसूस सीटों पर वोट डालना, अपने वोट के जरिए से नुमाइंदा मुंतखब करना उन वोटर्स का हक है। वो किसी मखसूस सियासी जमात को या सियासी अशराफिया को वो हक नहीं दिया जा सकता। तो हमें उसूल की बुनियाद पर जो है वो बात करनी चाहिए, ना कि शायद परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमें इस डिबेट को आगे लेकर जाना चाहिए। जी सर, पॉइंट टेकन। अकमल साहब, मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिमांड्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी कुछ डिमांड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डू यू थिंक आप इनके क्रिटिसिज्म से एग्री करते हैं? जी, बिल्कुल नहीं। देखिए हमेशा एक बात बड़ी प्रिंसिपली वो है कि जो आइन है, वो अवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है। अवाम को कभी मजबूर नहीं किया जाता कि वो आइन की प्रोविज़न के मुताबिक अपनी सोच को ढाल लें। इसलिए जो-जो लोगों को कबूल करना चाहिए, आइन में हमेशा अमेंडमेंट्स होती रही हैं, वक़्त के लिहाज से और पूरी दुनिया में होती हैं, चाहे वो अमेरिका का आइन हो, चाहे बरतानिया को हो या जितनी भी जमहूरी ममालिक है, वहाँ पे वक़्त के लिहाज से
कवानीन में तरमीम होती है, आइन में तरमीम होती है। तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हमारी डिमांड है, अगर यहाँ पे हम सैटिस्फाई हैं तो होना चाहिए। ठीक हो गया। सैमसन साहब, जनरल इलेक्शंस पे एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मेरा क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो कोर्ट कचहरी और थाने की सियासत है, जिसका जितना इन्फ्लुएंस है वो उतना पावरफुल है, उसका उतना मैंडेट है, लोग उतना उसके पीछे हैं। अगर मैं डायरेक्ट वोट दूंगा तो क्या मैं एक ऐसे शख्स को नहीं दूंगा जो कि बेशक क्रिश्चियन ना भी हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, लेकिन वो मेरे पीछे कोर्ट कचहरी का पीछा कर सके और उसका इन्फ्लुएंस हो मकामी थाने के ऊपर? मैं ऐसे शख्स को क्यों वोट दूंगा जो हो तो मेरे मजहब से, लेकिन वो मेरा केस फाइट ना कर सके मेरे लिए? तो इस ये तो आर्गुमेंट पे आपका। कामरान बड़ी आइडियल बात है, और बतदरीज पाकिस्तान में हम ऐसा ही निज़ाम देखना चाहते हैं जहां पर वोटर सादक खान, सादक मसीह, सरदार सिंह और सादक राम में कोई फर्क ना करे। आइडियल बात यही होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लंदन का मेयर सादक खान बनता है तो हम यहाँ लुटियां डालते हैं, लेकिन वो हक हम यहाँ सादक मसीह को देने को तैयार नहीं है, सादक राम को हम वो हक देने को तैयार नहीं है। तो भाई आइडियल बात तो यही है, लेकिन चूंकि आपने सीटें दी हुई हैं, और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन सीटों को फिल करने का कोई मेरिट बना लें। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले आप अकमल साहब से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो, कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर अनफेयर हो, तो डू यू थिंक कि मैं एक दौले शाह का चूहा हूं कि मैं उस अनफेयर कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा? पहली बात तो ये कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेयर है, इक्वालिटी की बुनियाद पर है, वो डेमोक्रेटिक है, तो मैं ये नहीं मानता। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो हमारे दरमियान जो इनइक्वालिटी पैदा करता है, वो आगे जाके ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट जो है वो रियासत के पूरे निजाम के अंदर जो है वो मौजूद है। पॉइंट टेकन। थैंक यू सर। अकमल साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू का रुख करते हैं। ये तमाम डिमांड्स हमारे नाजरीन ने बहुत क्लियरली आप सब दोनों ने एक्सप्लेन किया है। हाउ डू यू प्लान टू मोबिलाइज पीपल, और किस तरीके से आप आवाम को ये सोशल अवेयरनेस देंगे इस तमाम इशू के ऊपर? देखिए, ये तो हम साल हर साल से हमारा ऑलरेडी काम जारी है, और अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करता हूँ, अगर आप इलाकों में जाएँ, काउंसलर्स को मिलें, तो इस निज़ाम से तंग है। हर कोई जो है, जिस तरह पहले भी बात हुई थी कि हर बंदा जो है यहाँ पे, जो हमारी नौजवान तैयार होके आते थे पार्लियामेंट में जाने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, जमहूरी अमल का हिस्सा बनते थे, वो नहीं हो रहा। लेकिन लोग तंग है इस निज़ाम से। लेकिन उसके लिए हम सेमिनार्स करते हैं, मंजी मीटिंग करते हैं जाके, और प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को जलसे जुलूस करते हैं, और लोगों को कहते हैं कि वो मोबिलाइज़ होके पॉलिटिकल सिस्टम में आएँ। क्योंकि एक बात याद रखिए कि किसी भी कौम की तरक्की में 95% रोल हुकूमत का होता है, हुकूमती वसाइल का होता है। जबकि 5% जो कंट्रीब्यूशन है, वो समाजी तंज़ीमों का या मिनिस्ट्रीज़ का होता है, या इस तरह के इदारों का। तो अगर 95% रिसोर्सेज़ हमने हासिल करने हैं अपनी कौम की गुर्बत और जहालत के खात्मे के लिए, तो फिर वो हासिल करने के लिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, और यही नौजवानों को तैयार करने के लेके आना पड़ेगा। और हम बड़े अपने जलसों में कहते हैं कि आप आएँ, मोबिलाइज़ हों, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनें, और पॉलिटिकल सिस्टम को तभी हम बराबरी की सतह पे बात कर सकते हैं अगर हम वोट की ताकत से असेंबली में आएँगे। तो फिर यहाँ पे देखिए आप, 6 सीटों पे भी वज़ीर आला बनते रहे हैं। अब 5-4 सीटों पे 2-2 वज़ारतें एमकेएम ने ले रखी हैं। अब पंजाब में जो पीएमएल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जो कायदे-आज़म ग्रुप है, उनकी थोड़ी-सी तादाद है, लेकिन वो स्पीकर भी बने बैठे हैं, 2-2 वज़ारतें भी रखी हैं। तो हमारी तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर हमें वोट की ताकत दे दी जाए, तो कोई मज़ायका नहीं कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर को इन शर्तों पे वोट डालें कि हमें कौम की तरक्की के लिए ज़मीनें दें, हमें बिज़नेस के लिए लोन दें, हमें कारखाने और नौकरियाँ दें, और फिर हम आपको वोट देंगे, तो क्यों नहीं हमारी गुर्बत और जहालत दूर होगी? वजह ये है कि क्योंकि हम तो वैसे ही, जो हमारे असेंबलियों में बैठे हैं, वो मियाँ मिट्ठू हैं, वो दुम-छल्ला है पार्टियों के, वो उनको बोलने नहीं देते। एक और बड़ी अहम बात है कि इनके जो मखसूसिये हैं, इनके जो फंड इनको थोड़े बहुत मिलते हैं, वो भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े इनके आका हैं, वो ले लेते हैं अपने हलकों में लगाने के लिए। वो भी नहीं हमें मिलते, और हमें टरखा के रखा हुआ है। सिर्फ जनाब आप 5,000 का चेक ले लें क्रिसमस पे, और वहाँ पे देखें, एक और बड़ी बात है, हमारे साथ ज़्यादती है। माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में है, हमारा मसला फेडरल है, प्रोविंशियल नहीं।
अब पंजाब में तो मिनॉरिटी की प्रोविंशियल सीट इन्होंने डेयरी मिनिस्टर बनाया, बाकी सूबों में कहाँ है? तो हमें कौमी सतह पे डील करना है मिनॉरिटीज के इशू को, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो फेडरल सतह पे होनी चाहिए। वहां पे कई मौलाना, 2 मौलाने हमारी मिनिस्ट्रियों में डाल दिए, एक नूरुल हक कादरी साहब, एक हमारे जो बैनुल मज़ाहब हमांगी के ताहिर महमूद अशरफी साहब, दोनों ही इस बात पे कन्विंस नहीं है। जब हम फोर्स कन्वर्शन की बात करते हैं, मैं मिला, वो कहते हैं जी ऐसा मसला ही नहीं है। अगर हम मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी ला के बात करें, वो कहते हैं मसला ही नहीं है। अगर बिल जाता है तो वजारती मजहब अमूर से राय पूछी जाती है, वो सिरे से मुकर जाते हैं। तो ये तमाशा लगा रखा है हमारे इशू के साथ माइनॉरिटीज को। इसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे हमारे साथ जो नाइंसाफी है कि हमें हक नहीं दिया जाता कि हमारे लोगों को कि अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजें। अगर हमारे लोगों के नुमाइंदे आएंगे तो यकीनन इन पे प्रेशर भी होगा और ये सिस्टम बदलेगा। जी, सैमसन साहब, यही सवाल आपसे है मोबिलाइजेशन के हवाले से। हमारा क्या मसला ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई इशू आता है तो हम बाहर निकलते हैं 4 दिन के लिए, उसके बाद जो है वो आराम से बैठ जाते हैं। जिस जहां पर हमारे जाकर मसले हल होने हैं, वहां पर हमारा किबला दुरुस्त किया जाए, उस पे हमारा फोकस नहीं रहा है। और वो है हमारा सियासी निज़ाम के अंदर हमारा फेयर, जो हमारा हिस्सा है, हमारी जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर हम जो है बिट्स एंड पीसेस में बात करते हैं हमेशा, लेकिन इसके लिए हम कोई एक बहुत ही मुनज़्ज़म जदोजहद जो है वो नहीं कर पाए। वो क़यादत जो क़यादत होने का दावा करती है, वो लोगों को डराती है। जब वो अपने हक के लिए बात करना चाहते हैं, उनको लोगों को बोलने से मना किया जाता है। या तो वो अपने आप को क़यादत होने का दावा ना करें, या फिर मोबिलाइज़ करने के लिए लोगों को बाहर निकल आएँ। देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो हर वक़्त डिबेट्स करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते, ना बाहर निकलते हैं, ना प्रैक्टिकली जो है वो लोगों को बाहर निकालते हैं। देखिए, ये रोना-धोना अगर सिर्फ़ आप अपने घरों में करना है ना, अपनी अपनी बाजू के अंदर आपने रोना-धोना करते जाएँ, तो किसी को बाहर पता नहीं चलेगा। अब अगर रोना-धोना भी करना है ना, अपने दुःख और तकलीफ जो है, अगर आपको है, तो जब तक आप दुनिया को नहीं बताएँगे, जब तक आप बाहर आके नहीं बताएँगे, तब तक जो है वो मामला हल नहीं होने वाला। और ये अगर हम चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तब्दील हो, यहाँ पर रिफॉर्म्स हों, तो फिर हमें लोगों को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। लोगों के साथ सीधी बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन अफ़सोस हमारे पास टाइम कम है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का मकसद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस वक़्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबलीज़ में, उनको डिस्क्रेडिट करना नहीं है, लेकिन यही है कि हम मुख्तलिफ व्यूज़ लें और लोगों से उनकी राय कम से कम जान सकें। सैमसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अकमल भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। थैंक यू।